हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, यहां इस वाले हेडिंग में, इस वाले डेरिवेशन में भी हम पोटेंशियल ही फाइंड आउट करेंगे। बस डाइपोल के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। तो इस वाले सेक्शन में हम डाइपोल लेंगे। डाई मतलब होता है दो, और पोल्स मतलब, अब देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दो हमारे चार्जेस हैं, और विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को प्लेस किया जाता है वही हमारे डाइपोल होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैं इसको डिस्कस किया हूं, सभी बच्चे पढ़े होंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट हम नाम ले लिए पॉइंट बी, और जो डिस्टेंस है इसका वो आर डिस्टेंस है। और डाइपोल का डिस्टेंस तो हमने बताया था कि जो जितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये डाइपोल जो है यहाँ पे सिचुएटेड होता है, उस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। अगर ये हमारा मिड पॉइंट है, मान लेते हैं कि ओ अगर हमारा मिड पॉइंट है और ये पूरा 2a है, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या करना है, बी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, तो अप्रोच के लिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस take the origin at the center of the dipole. Now we have to calculate the electric potential at point B. तो हमने क्या किया कि एक ओरिजिन ले लिया इस डाइपोल पे, एक ओरिजिन लिया O। अब हमें क्या करना है, पॉइंट B पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से इस चार्ज से इस पॉइंट की, बी पॉइंट की हमको दूरी पता होनी चाहिए, और इस चार्ज से इस पॉइंट बी की हमको दूरी पता होनी चाहिए, और कितना इस चार्ज से कितना पोटेंशियल है और इस चार्ज से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ये फाइंड आउट करना है। अब जब दोनों पोटेंशियल हम दोनों चार्ज से एक पॉइंट पे, बी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों पोटेंशियल को हम उठा के जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल पोटेंशियल पॉइंट बी पे निकल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। यही हमारी अप्रोच रहेगी। तो थोड़ा सा अप्रोच मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। और तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे हम डॉटेड लाइन इस तरीके से, और यहां से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है यहां से यहां की, वो R1 मान लेंगे, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R2 मान लेंगे। और हम सपोज करेंगे कि ये जो हमारा बी पॉइंट है ये एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, वो एंगल हम क्या करेंगे, थीटा कर देंगे। ए और आर के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है, उसको हम क्या कर दिए, थीटा कर दिए। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ये पहले यहां से इस चार्ज से इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस चार्ज से पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा हमें एड अप कर देना है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही करना है। तो V इज इक्वल टू V1, किसी एक पॉइंट पे किसी एक चार्ज से कितना पोटेंशियल होता है ये मैं निकलवा चुका हूं। तो KQ प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, KQ अपॉन में प्लस चार्ज के लिए ये R1 है, और ये प्लस, अब ये माइनस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज से बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो माइनस KQ बाई माइनस Q है, तो माइनस हो जाएगा माइनस KQ अपॉन में R2। अभी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R1, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा KQ अपॉन में R2। अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू KQ अगर कॉमन ले ली जाए तो 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखिए, अब टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ये टोटली पोटेंशियल है V1 प्लस V2 कर रहा है, तो टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन में R1 की वैल्यू चाहिए और 1 अपॉन में R2 की वैल्यू चाहिए। जब 1 अपॉन में R1 की वैल्यू निकल जाएगी और 1 अपॉन में R2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसी 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे इन दोनों डाइपोल से निकल जाएगा। यही हमारी अप्रोच रहेगी और यही इस टॉपिक का कंसेप्ट है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। तो 1 अपॉन में R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला जानना जरूरी है,
ये हमारा थीटा किसी पर्टिकुलर एंगल हमारा ये थीटा है, तो अगर ये जब ये थीटा एंगल किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, जिस भी दो वेरिएबल्स के बीच बनता है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस a और ये है r है, तो r और a के बीच बन रहा है, तो हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं cos थीटा, या फिर आप ऐसे समझिए, अभी हम इस पे आते हैं, आप ऐसे समझिए इसको, इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे पास ये a है, ये b है, ये c है, और ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल a और b के बीच बन रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि जब एंगल जो थीटा एंगल है वो जिस भी वेरिएबल्स के बीच में रहेगा उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो इसके अपोजिट रहेगा साइड उसको माइनस कर देंगे c स्क्वायर अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें जिन दोनों साइड्स के बीच में जो थीटा रहेगा उन्हीं दोनों साइड्स को करेंगे, तो 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर यहां से लिखें, हम इस फिगर से लिखें, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, क्लियर। अब इस फिगर से हम लोग लिखे ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इस फिगर में, तो क्या लिखा है cos थीटा की वैल्यू, अगर यहां से लिखा जाए, हम यहां पे लिखते हैं, तो अगर cos थीटा की वैल्यू यहां से लिखे, अगर हम यहां से, तो कैसे लिखाएगा, अब ये थीटा किसके बीच में है, a और r के बीच में, जैसे थीटा a और b के बीच में था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, अब यहाँ पे थीटा किसके बीच में है, a और r के बीच में है, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, r1 है, तो माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू कौन सा क्या मल्टीप्लाई होगा, अब थीटा के दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू a इंटू r हो जाएगा, a इंटू r हो जाएगा। मतलब यही वाला जो फॉर्मूला है वो हमने ट्राइंगल के इस वाले पार्ट में अप्लाई कर दिया, क्लियर। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन में r1 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 1 अपॉन में r1 की वैल्यू निकालेंगे। जरा मैं इसको मिटाता हूं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम 1 अपॉन में r1 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 1 अपॉन में r1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजते हैं, तो 2ar cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये इसको इधर भेजिए, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं, यहां से r स्क्वायर जरा कॉमन ले लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर r स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया जाए तो यहां से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस अब यहां पे r स्क्वायर नहीं है तो a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जहां पे r स्क्वायर नहीं है वो उसके डिवाइड में चला जाता है, माइनस यहां पे भी r स्क्वायर नहीं है, तो 2ar cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक r है पहले से, तो एक r से एक r कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारा ये बच जाएगा 2a cos थीटा अपॉन में r बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, इन सब में से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब r स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात मिलेगी, बस क्या किया है कि इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे काम करिए, देखिए a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, देखिए अब जो a हमारा है, जो a साइड है और जो r1 साइड है, तो ये जो r1 का डिस्टेंस है वो कहीं ज्यादा है इस साइड से, तो r1 काफी बड़ा है इस a से, तो जब r1 कहिए चाहे r कहिए चाहे r2 कहिए, मतलब इस a साइड से चाहे r हो चाहे r1 हो चाहे r2 हो, कहीं ज्यादा, मतलब पॉइंट B की जो दूरी है यहां से यहां काफी अधिक है इस इन कंपैरिजन टू दिस शॉर्टर डिस्टेंस, जो प्लस और माइनस के बीच में है, ठीक है। तो जब r ज्यादा है, तो r ज्यादा है a से, तो r देखिए जब भी किसी न्यूमरेटर का जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वो क्वांटिटी एकदम छोटी हो जाती है। जब भी किसी भी नंबर को आप बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो और छोटी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये नेग्लेक्टेबल, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये ना के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन में r।
अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये आर स्क्वायर को ऐसा कीजिए, यहां से आप आर स्क्वायर को उधर भेजिए जरा, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये R बच जाएगा और इसके ऊपर 1/2 चढ़ जाएगा, 1 - 2a cos थीटा अपॉन में R का 1/2। अब 1 अपॉन में R1 निकालना, तो 1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 2a cos थीटा अपॉन में R, ठीक है, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम पलट दिए, इसको पलट दिए तो ये -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन में R1 की वैल्यू तो आ गई, हमको यही निकालना था, लेकिन यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, ये जो -1/2 है, बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, तो 1 + x के पावर n की वैल्यू होती है 1 + nx। देखिए ये वैल्यू हो जाती है बाइनोमियल 1 + x के पावर n की जो वैल्यू होती है 1 + nx हो जाती है। इसके भी आगे फर्दर टर्म्स होते हैं, और ज्यादा होते हैं टर्म्स यहाँ पे, n+1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं इस तरीके से, आप देखिए, ऐसे मैं दिखाता हूं, प्लस n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 × 1। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये लगातार ये कंपोनेंट्स आपके फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो जो कंपोनेंट्स आपके हायर टर्म्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, वो हायर टर्म्स के कंपोनेंट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? क्योंकि 1 से काफी छोटी वैल्यू हो जाती है, 1 से जो उसकी वैल्यू होगी, इसकी 1 से काफी छोटी होगी। क्लियर? और थीटा की भी अगर वैल्यू देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 ही के बराबर होती है। तो जो भी ये वैल्यू आपकी करस्पॉन्ड करेगा, काफी छोटी वैल्यू करस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आर हमारा ऑलरेडी, देखिए आर जो है हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, आर जो है ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगी वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े टर्म्स होंगे जो लगातार आपके डिवाइड होते जा रहे हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, वो बहुत छोटे टर्म्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हायर टर्म्स आपके x², x³, x⁴, ये जो लगातार आता जाएगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। बस लिया कितना जाएगा, 1 + x के पावर n इज इक्वल टू 1 + nx लिया जाएगा, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, हम यही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो जो n है वो x के बगल में आ जा रहा है, तो जो -1/2 है वो इसके बगल में आ जाएगा, तो 1/R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/R1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/R, ये 1 माइनस, अब ये -1/2 इसके आगे आएगा, तो -1/2 आ जाएगा, 2a cos थीटा अपॉन में r, तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे, a अपॉन में R cos थीटा बचेगा, a अपॉन में R cos थीटा बचेगा। क्लियर? ये वैल्यू हमारी आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है, ये 1 अपॉन में R1 की वैल्यू आई है। तो 1 अपॉन में R1 की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस a अपॉन में R cos थीटा। तो जो ये 1 अपॉन में R1 की वैल्यू आ रही है, इसी तरीके से 1 अपॉन में R2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में R2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो 1 अपॉन में R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम 1 अपॉन में R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाला ट्राइंगल का पार्ट लिए है, 1 अपॉन में R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाला ट्राइंगल का पार्ट ले लेंगे। तो नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट लेंगे तो कैसे हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये पूरा 180 होता है, अगर ये थीटा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यही होगा। तो ये जो 180 माइनस थीटा है, ये ट्राइंगल वाला पार्ट है, तो इसमें cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम cos थीटा, जब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा वाला, तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, तो cos, देखिए नीचे वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं, cos 180 माइनस थीटा। अब ये ट्राइंगल, ये एंगल किससे इसके बीच में है, तो R और A के बीच में है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, a² प्लस R² माइनस अपोजिट साइड क्या है, R2 है,
R2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू किसके इसके बीच में 2 इंटू थीटा की जो दो साइड्स होते हैं उसी का प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 इंटू ए इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन में 2AR, यही वैल्यू है। अब देखिए इन दोनों में देखिए इसकी वैल्यू हम निकाले और इसकी वैल्यू हम निकाले, बस दोनों में अंतर क्या है, ये cos थीटा है यहाँ माइनस cos थीटा है, ये माइनस R1 का स्क्वायर है, ये माइनस R2 का स्क्वायर है, बस यही अंतर है ना। तो मतलब कि सिमिलरली कर देंगे, इतना हल करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम क्या करेंगे सिमिलरली करेंगे। 1 अपॉन में R2 की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी देखिए 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, ठीक है, 1 प्लस A अपॉन में R। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू माइनस में ले रहे हैं ना, cos थीटा की वैल्यू इसमें किसकी आ रही माइनस में, तो ये जो प्लस था ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन में R1 की जगह पे 1 अपॉन में R2 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम वैल्यू डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1 अपॉन में R1 की वैल्यू पता चल गई, 1 अपॉन में R2 की वैल्यू पता चल गई, तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहां रखेंगे तो टोटल पोटेंशियल हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी पे मिल जाएगा। तो 1 अपॉन में R1 की वैल्यू यहां से रख दिया जाएगा, 1 अपॉन में R2 की वैल्यू यहां से रख दिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा जो पॉइंट बी पे हमको चाहिए था। तो अब थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर हम इसको वैल्यू को पुट करके हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 अपॉन में R 1 प्लस A अपॉन में R cos थीटा, फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन में R 1 माइनस A अपॉन में R cos थीटा। अब देखिए 1 अपॉन में R 1 अपॉन में R बाहर हो जाएगा यहां से, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस A अपॉन में R cos थीटा माइनस 1 माइनस A अपॉन में R cos थीटा। अब देखिए ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। 1 बाई आर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 बाई आर बाहर निकल गया, उसके बाद ये बच गया, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, -1 से +1, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r हो जाएगा, ये 2AR cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 2A अपॉन में R cos थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, यही बात आएगी हमारी। तो अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है 2A होता है, ये बात सभी बच्चों को पता है, तो Q इंटू 2A को हम यहां पे लिख सकते हैं P, तो V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, K को ओपन कर सकते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा P कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इस पॉइंट P पे ड्यू टू पॉइंट B पे ड्यू टू डाइपोल। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब यहां पे दो केस, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे दो केस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल, मतलब अगर ये पॉइंट को हम इस एक्सियल लाइन पे ड्रॉ करें, इस एक्सियल लाइन पे ड्रॉ करें, तो अगर ये पॉइंट हमारा यहां है कि कोई पॉइंट यहां पे मान लिया गया था। अब पहला केस जो है आपका फर्स्ट केस 1 जो है वो क्या है, सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट ऑन दिस एक्सियल लाइन, तो इस एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी हम मान लेते हैं, यहां कहीं मान लेते हैं इस लाइन पे। तो अगर इस लाइन पे हम मानते हैं तो थीटा कितना होगा, तो अगर देखो तो जो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन होता है, जो डाइपोल मोमेंट P का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है।
निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव इस तरीके से बना देना है, ये पी होता है हमारा, ये क्या होता है, पी होता है। ठीक है, अब ये जो आर है, ये जो पॉइंट तक, इस पॉइंट बी तक जो आर था वो अब आर यहां चला गया, तो आर का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। तो पी और आर भी इसी डायरेक्शन में, पी भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, 0 डिग्री होगा। और अगर आप कहेंगे सर ये अगर इस ऊपर ना होने के कारण नीचे हो जाए, ऊपर ना हो, नीचे कोई कहीं पॉइंट हो, अगर मान लीजिए यहां नीचे कहीं पॉइंट है, तो पॉइंट अगर नीचे है तो नीचे एक्सियल लाइन पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो P का डायरेक्शन तो ऊपर ही होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उस निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। लेकिन R की जो वैल्यू ऊपर के साइड थी, अब पॉइंट हम नीचे मारना है, तो R की वैल्यू नीचे हो जाएगी, तो P ऊपर R नीचे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो इस केस में जब हम इस पॉइंट को एक्सियल लाइन पे कंसीडर कर रहे हैं, मींस पॉइंट बी ऑन एक्सियल लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो उस समय थीटा की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी और 180 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो थीटा की वैल्यू 0 या फिर 180 डिग्री होगी। तो जब 0 यहां पुट करेंगे तो वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। या cos 180 डिग्री कितनी होती है, -1 होती है बेटा। तो या तो प्लस में वैल्यू आएगी या तो माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी इतनी ही। तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कौन सा केस है आपका, ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। जब आपके एग्जाम में कभी पूछ देता है स्टूडेंट्स, है ना, पूछता है कि अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे ना कंसीडर करके एक्सियल लाइन में पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इतना होगा। और अगर इक्वेटोरियल पे पूछ देता है, तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, मिड पॉइंट से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ की जाती है। अब पॉइंट पी को हमने यहाँ कंसीडर कर लेना है, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो अब आपका जो आर है, आर आपका ये हो जाएगा, ऐसे आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका डिस्टेंस है यहां से ओ से लेकर पी तक, ये डिस्टेंस हमारा आर हो जाएगा। और पी का डिस्टेंस जो है ऊपर है, पी जो है ऊपर के साइड है, तो पी का डायरेक्शन ऊपर और आर का ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, देखिए 90 बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसमें और इसमें। तो P ऊपर है और R इधर है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 होगी। तो अगर यहाँ पे सेकंड केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कि अगर मैं यहीं से सेकंड केस की बात करूं, यहाँ पे एक बॉक्स बना करके यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे। तो फॉर सेकंड केस हमारा कौन सा है, 2 है, पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो यहां पे थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल लाइन पे वो क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा फॉर इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर। तो ये है आपका आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सभी बच्चों को, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जरूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।